हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेज। मैं नितिन चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं सिग्मा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लाइव हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से सिग्मा क्लासेज के साथ, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले जितने भी डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल हमें लाइव देख पा रहे हैं, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले डिफेंस का एक आइडिया आपको बताता हूं। डिफेंस में जो फिजिक्स बनता है, डिफेंस की बात अगर करी जाए तो डिफेंस में आपका सेगमेंट चाहे एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, चाहे वो एनडीए का हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड नेवी। डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है डिफेंस, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी लाभदायक है और सभी के लिए निश्चित तौर पर बेनिफिट पहुंचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफेंस में जो सिलेबस है डिफेंस का, वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में शुरू करते हैं, लाइक मैकेनिक्स, फ्लड मैकेनिक्स, हीट, साउंड एंड वेव। ये सारे टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो 12th वाला पोर्शन है वो भी पूरा का पूरा है। 11th और 12th ये जो सिलेबस है आपका फिजिक्स का, डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा ही आपको यहाँ पढ़ना होता है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ हम डेरिवेशन पूरा नहीं करते, यहाँ डेफिनेशन को अच्छे तरीके से गहराई में नहीं पढ़ना होता। यहाँ कंसेप्ट पर काम किया जाता है, ट्रिक्स पर काम किया जाता है, शॉर्ट करके चीज़ों को हम एक एक करके डील करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, और भाई लाइक ठोक दीजिए। इसके बाद आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। तो डिफेंस में आज मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं आज की क्लास यूनिट एंड डायमेंशन से। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यूनिट एंड डायमेंशन की हम बात कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस, इसको कहेंगे भाई मात्रक एवं विमाएं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स, मात्रक और विमा के बारे में हम पढ़ेंगे और चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक डील करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट, अगर मैं डायमेंशन और यूनिट की बात करूं, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, तो डियर स्टूडेंट्स यूनिट होता क्या है, डायमेंशन बाद में सीखेंगे, पहले यूनिट के बारे में हम बेसिक नॉलेज लेंगे, एक बेसिक आइडिया लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की जो शुरुआत होती है वो होती है भाई एक फिजिकल क्वांटिटी से इस टॉपिक की शुरुआत होती है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी का थोड़ा सा आइडिया लेंगे, फिर उसके बाद इससे आगे पढ़ते जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। जी हाँ, जिसे मापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिससे मापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। कैसे डियर स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा बताएंगे। फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम मेजर कर पाएँ वो फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक लेंथ हुआ आपका,
मास हुआ आपका, टाइम हुआ, तो इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, आपका लेंथ लंबाई, लंबाई, आपका मास द्रव्यमान, और आपका समय टाइम, तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं कि कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर या कितना फीट। मैंने बोला भाई टेबल की लंबाई को मेजर करना है, तो हम बता सकते हैं कि 5 फीट 4 फीट, तो हम मेजर इसे कर सकते हैं। अगर मास की बात करी जाए, द्रव्यमान की बात करी जाए, तो डियर स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं 5 kg। जैसे पुस्तक का द्रव्यमान हमें मेजर करना है तो हम बता सकते हैं 5 kg होगा या 2 kg होगा, तो ये हम मेजर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद टाइम का मेजरमेंट हम कर ही सकते हैं, तो ये सारे के सारे मेजरमेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब कौन सी राशि फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, सवाल ये आता है। बिल्कुल, तो डियर स्टूडेंट्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे मापा ना जा सके, वो क्या होगा, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जिसे हम माप नहीं सकेंगे, जैसे हमारा एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जैसे दुख हुआ, डर हुआ, खुशी हुई, जैसे डियर स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया दुख, तो हम ये नहीं बता सकते कितना दुख है ना। अगर मैंने कहा भाई मैं सिग्मा क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास दे पा रहा हूं तो मुझे खुशी है, लेकिन आप पूछोगे सर कितनी खुशी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता पाऊंगा कि 5 किलोग्राम खुशी है, 4 मीटर, कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूं बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन इसके लिए कोई परफेक्ट यूनिट तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स आपका दुख हुआ, आपकी खुशी हुई, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी, क्योंकि इनका हम परफेक्ट फॉर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनका परफेक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते मेजरमेंट, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, दिनेश चौधरी, यश गोयल, सभी को भाई जय हिंद सभी को। लगातार आप लोग इस सेशन को शेयर करते रहिए, अपने सभी फ्रेंड सर्किल में से शेयर कर दीजिए सेशन को। बहुत शानदार सेशन आज का होने वाला है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन बेहद खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स को पढ़ेंगे हम। चलिए भाई, ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल होंगी, कौन सी क्वांटिटी फिजिकल नहीं होंगी। जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन की बात करूं, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी के आपसे बात करूं, भौतिक राशियों की मैं आपसे बात करूं, तो भौतिक राशियां जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये मैं आपको बताता हूं, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। तो इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। एक होती हैं मूल राशियां, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकंड वन इज व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स ये होगी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। तो तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेंगी जब भी आप फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करें कि मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां क्या होती हैं। तो
तो मूल राशियों की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि मूल राशियां कौन सी होंगी, तो वे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती, वो क्या कहलाती हैं? वो मूल राशियां कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ड्राइव्ड की बात करूं, अगर मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करूं, व्युत्पन्न राशियों की बात करूं, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से व्युत्पन्न की जाती हैं, जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और पूरक राशियां, ये आपका मूल राशि और व्युत्पन्न राशि इससे बिल्कुल क्या रहती हैं? सेपरेट रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं मूल राशियों की बात, तो मूल राशियां जो हैं वो फिक्स हैं, ऑलरेडी फिक्स हैं। आपका जो लेंथ है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं भाई? ये सारी की सारी क्वांटिटी, ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स हैं और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की कोई नीड नहीं होती। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, ये कैसी क्वांटिटी होंगी? ये फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, ये मूल राशियां होंगी। चलिए भाई, अगर मैं व्युत्पन्न राशि की बात करूं तो मूल राशियों से बनाई जाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये बनाई जाती हैं, तो व्युत्पन्न की जाती हैं। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो आपका एरिया हुआ, क्षेत्रफल, आपका वॉल्यूम हुआ, आयतन, ये सारी क्वांटिटी जो होंगी ये क्या होंगी? ये व्युत्पन्न राशियां होंगी, ठीक है ना? ये सारी की सारी भाई ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। अगर मैं बात करूं पूरक राशियां, अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट्स, आपका एक तो होता है एंगल, कोण, और एक होता है भाई सॉलिड एंगल, घन कोण या ठोस कोण। ये दो क्वांटिटी, ये 2D के लिए यूज किया जाता है और जो घन कोण है ये 3D के लिए यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये कहलाएंगी क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसके बाद ये क्लियर आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स आपको एकदम से समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भाई जय हिंद। दिलीप सर को मेरा सादर प्रणाम। दिलीप सर जय हिंद, आपको भी बहुत बहुत आभार आपका। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी सर लोग हमारे साथ हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को भाई कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट दे सके। चलिए भाई आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद, फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगर मैं बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी के बाद बात कर लेते हैं किसकी? यूनिट की। दैट मीन्स मात्रक, मात्रक की बात कर लेते हैं। अगर मैं मात्रक की बात करूं, इसको कहेंगे भाई यूनिट, इसको कहेंगे यूनिट, इसको कहते हैं मात्रक। क्या होता है यूनिट? कैसे बनती हैं यूनिट? कितने टाइप की होती हैं यूनिट? ये सारी चीजें आज, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहां मिलने वाला है। तो मैं यूनिट की बात करूं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें जिस मेजरमेंट की आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट्स, हमें जिस मापक की आवश्यकता होती है वही मात्रक होता है। यस यस माय डियर स्टूडेंट्स, समझे कि नहीं आप? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें जिस मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वही तो आपका यूनिट होगा। जैसे जैसे घर में मम्मी ने बोल दिया कि भाई ऐसा करो चावल ले आओ, अब हम दुकान पर पहुंच गए, दुकान पर पहुंचकर हमने वहां जाकर बोला दुकानदार से कि चावल दे दो, समझ रहे हो ना? चावल दे दो। अब दुकानदार कहेगा कितना चावल, हाउ मच? तो हमें तो नहीं पता, हमने कहा बहुत सारे चावल दे दो। तो या फिर उसने कहा नहीं, क्लियर बताइए कितना चाहिए, तो हमने कहा ऐसा करो 5 दे दो, तो 5 चावल दे दिए दुकानदार ने। लेकिन ये तो समझ में नहीं आया कि 5 किलो चावल से होना क्या है, समझ रहे हो ना? क्या हुआ कि फिर हमने घर पे वापस आए, पूछ कर गए कि चावल कितना चाहिए। चावल का मम्मी ने बोला कि 5 किलो, दुकानदार से जाकर बोला कि
आप 5 किलो चावल दे दीजिए। दुकानदार को भी चीजें समझ में आ गई कि कितना देना है क्वांटिटी में, 5 किलोग्राम। कितना देना है? 5 किलोग्राम। और हमें भी कुछ आइडिया हुआ कि हम कितनी चीज ले रहे हैं, 5 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो किलोग्राम है ना, ये जो किलोग्राम आपको दिख रहा है, यही तो मात्रक है, यही तो मात्रक है। और ये आपका जो 5 है, ये नंबर है। ये जो आपका 5 है, ये नंबर है, जिसे हम आंकिक मान कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दो चीजों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। एक तो होगा भैया आपका आंकिक मान और दूसरा होगा आपका मात्रक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो होगा आपका आंकिक मान और दूसरा होगा आपका मात्रक। आंकिक मान को हम कभी कभी परिमाण भी बोल देते हैं, परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट दो चीजों से मिलकर बनती है डियर स्टूडेंट्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड वन इज यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई टेबल की लंबाई बताइए, मैंने आपसे बोला कि टेबल की लंबाई मेजर करके बताइए, तो आप कहेंगे सर 5 फीट, आप कहेंगे सर 5 फीट, या आपने कहा कि सर 5 मीटर। तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे पा रहे हो ना, मीटर, फीट, सेंटीमीटर, इट इज यूनिट। यही तो मात्रक है, यही तो क्या है? मात्रक है। तो जैसे मैंने लिखा 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर लिख दिया। तो यहां जो 5 आपको दिख रहा है, ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान, और जो आपको मीटर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसकी यूनिट है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा? 500। क्या लिख दूंगा भाई? 500 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स 500 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो 5 से नंबर कितना हो गया? 500 हो गया, और ये नंबर मीटर से क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां देखिए, ये 5 से 500 हो गया, तो यहां तो वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हो गई। लेकिन यूनिट पर अगर ध्यान दें तो मीटर से क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। तो यूनिट क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि मीटर से छोटी यूनिट होती है भैया सेंटीमीटर। मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से एक रिजल्ट और मिल गया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है, दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो रिलेशन है आंकिक मान का और मात्रक का, इनका रिलेशन कैसा है भैया? इनका रिलेशन है व्युत्क्रम, इनका रिलेशन है उल्टा, इनका दुश्मनी का संबंध है, दोस्ती का नहीं है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करें और यूनिट को u से रिप्रेजेंट करें, तो डियर स्टूडेंट्स दोनों का जो रिलेशन बनेगा n इनवर्स प्रोपोर्शनल टू u, ये रिलेशन यहां पे बनेगा। इस चीज को आप नोट कर लें, ये रिलेशन बनेगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का, दोनों का ये रिलेशन बनेगा। दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी यूनिट वैसे वैसे कम होती जाएगी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होने पर यूनिट की वैल्यू कम होगी और न्यूमेरिकल की वैल्यू डिक्रीज होने पर यूनिट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये बात आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। फिर थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, यूनिट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यूनिट को डील करते हैं। चलिए भाई देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम बात करें, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलो देखिए, मैं बात कर रहा हूं किसकी? यूनिट की। मैं बात कर रहा हूं भाई किसकी? यूनिट की, मात्रक की, है ना। मैं मात्रक की बात कर रहा हूं, तो यूनिट की हम बात कर रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट की चर्चा करते करते अब हम इस जगह पहुंच गए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट, या फिर ऐसे कहें कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट का जो क्लासिफिकेशन है, डियर स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से है। तो यूनिट का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो यूनिट जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर डियर स्टूडेंट्स 3 टाइप्स की होती हैं। जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं उन्हीं के बेसिस पर जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होंगी उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उतने ही टाइप की क्या होंगी, यूनिट बनेंगी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहली यूनिट की मैं बात करूं तो फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल यूनिट, दैट मीन्स मूल मात्रक। पहले अगर मात्रक की बात करूं तो मूल मात्रक। सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स तो सेकंड यूनिट बनेगा आपका ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा मात्रक बनेगा भाई व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट। और तीसरा जो मात्रक बनेगा वो बनेगा भैया पूरक मात्रक। क्या बनेगा? पूरक मात्रक, जिससे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। तो 3 तरीके की यूनिट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, या क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, सेकंड वन इज ड्राइव्ड एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 3 तरीके से यूनिट का क्लासिफिकेशन है। फंडामेंटल क्या होगा? फंडामेंटल वो होगा जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने फंडामेंटल पढ़ी हैं उनके लिए जो यूज किया जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मूल राशियों के लिए, मूल राशियों को दर्शाने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होगी वो क्या होगा? मूल मात्रक होगा। क्या होगा भैया? मूल मात्रक होगा। और अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, व्युत्पन्न राशियों के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता हो वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। और पूरक मात्रक आपका कोण के लिए और घन कोण के लिए जो यूज किया जाएगा वो पूरक मात्रक होगा। या फिर ऐसे कहें कि मूल मात्रक जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कुल मिलाकर मूल मात्रक किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहते, अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। इतनी सी बात समझिए दोस्तों। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक की अगर मैं बात करूं तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। और पूरक मात्रक, पूरक मात्रक की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो कोण और घन कोण के लिए रेडियन और स्टेरेडियन को यूज किया जाता है। चलिए भाई, अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक को मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई हैं। दैट मीन्स मात्रकों की कुछ पद्धतियां हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मात्रकों की पद्धतियां हम बात कर लेते हैं कि मात्रकों की कितनी हैं पद्धतियां। देखिए भाई, मात्रकों की पद्धतियां, अब मात्रक की पद्धति के बारे में पढ़ लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। अब पढ़ेंगे हम सिस्टम को, मात्रकों की पद्धतियां। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं इसको अब हम जान लेते हैं। चलिए भाई, तो मात्रकों की पद्धतियां अगर मैं इसके बारे में भी चर्चा करूं तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया 4 तरीके से। कुल मिला के एक आपका एमकेएस सिस्टम, एक आपका एमकेएस सिस्टम, एक तो आपकी एमकेएस पद्धति, और दूसरा आपका सिस्टम भाई सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जिससे हम कहेंगे सीजीएस पद्धति। तीसरा इसका टाइप मैंने लिख दिया एफपीएस सिस्टम, जिसे हम कहेंगे एफपीएस पद्धति। ये मात्रकों की पद्धतियां। और चौथा मैंने लिख दिया एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एसआई पद्धति। तो मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को ये 4 प्रकार की पद्धतियां ली गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एमकेएस पद्धति है, इसमें इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसका है फुल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए जरा,
मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में हम देखते हैं जो लंबाई होती है, जो लेंथ है, उसकी यूनिट क्या ली जाएगी? मीटर। और आपका जो द्रव्यमान है, मास है, उसकी यूनिट क्या ली जाएगी भाई? किलोग्राम। उसकी यूनिट क्या ली जाएगी? किलोग्राम। और आपका जो समय है, टाइम है, तो डियर स्टूडेंट्स समय का मात्रक लिया जाएगा सेकंड। क्या लिया जाएगा? सेकंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एमकेएस सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होती है भैया वो क्या होती है? मीटर। और द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, और समय की इकाई होती है भैया सेकंड। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सतीश सर, शिवम सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर काफ़ी हमारे टीचर्स लोग, काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे गुरुजन काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी का मोस्ट वेलकम आज की इस शानदार से सेशन में, आज के इस बेहतरीन से क्लास में, ठीक है ना? चलिए तो भाई आगे मैं बात करता हूँ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स जो लंबाई है इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। और जो आपका द्रव्यमान है, मास है, उसकी यूनिट होती है भैया ग्राम। और जो आपका टाइम है, समय है, उसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड। इस चीज को समझना है। इसके बाद एफपीएस सिस्टम आता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है फुट, और इसके बाद जो मास है, द्रव्यमान है, उसकी यूनिट होती है यहाँ पाउंड, उसकी यूनिट होती है पाउंड। और जो टाइम है, टाइम की यूनिट होती है भैया सेकंड। इस बात को समझना है। अब हुआ क्या कि ये तीनों मात्रक पद्धतियां पहले थीं, ये तीनों मात्रक पद्धतियां थीं। अब हुआ क्या कि अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग शहर के हिसाब से कुछ दूरी पर जाकर यूनिट, कहीं तो हम लेते थे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, कहीं ले रहे हैं ग्राम, कहीं ले रहे हैं फुट। तो हुआ क्या, अब कुछ ऐसे यूनिट भी हैं कि जो हम अपने यहाँ लोकल में यूज करते हैं, जो बाहरी क्षेत्र में नहीं है। कुछ यूनिट ऐसी हैं जो हम इंडिया में अपने यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन बात करें फ्रांस में तो फ्रांस में वो यूनिट जानते ही नहीं लोग। तो सारे विश्व ने, विश्व के जितने भी संस्थाएं हैं जो फिजिकल क्वांटिटी का निर्धारण करती हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया 1971 में, 1971 में, और उन्होंने निर्णय लिया कि भैया ऐसी एक सिस्टम बनाइए, ऐसा एक पद्धति बनाइए जिससे कि लंबाई का मात्रक मीटर है तो वो इंडिया में जो यूनिट है वही फ्रांस में रहे, वही यूएसए में रहे, वही आपका इंग्लैंड में रहे। सारे देशों में, पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट कार्य करे। तो संस्थाओं ने मिलके, सभी लोगों ने एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो सभी जगह लागू रहती है। और जो यूनिट एमकेएस पद्धति में होती हैं, दैट मीन्स लंबाई की यूनिट मीटर, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, और समय की यूनिट क्या? आपका सेकंड। वही सारी की सारी यूनिट होती हैं किसमें? एसआई सिस्टम में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम में भी लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो जो यूनिट हमने एमकेएस में पढ़ी वही कहाँ मिली? एसआई में मिल गई। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो यूनिट हम एमकेएस में पढ़ते हैं वही सेम एज इट कहाँ पढ़नी है? वही सेम पढ़नी है भाई किसमें? एसआई सिस्टम में। तो डियर स्टूडेंट्स एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इसे बोलते हैं सिस्टमी फॉर इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कुल मिला के इंटरनेशनल लेवल पर जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर एक्सेप्ट किया गया, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम एक्सेप्ट किया गया, और जो समय का मात्रक है वो सेकंड एक्सेप्ट किया गया। ठीक है ना? चलिए भाई, तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद भाई क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सुनिए, इसके बाद मैंने कहा
कि भाई बताइए मूल मात्रक SI पद्धति में कितने रखे गए। तो मूल मात्रकों की संख्या जो है डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल जो यूनिट हैं SI सिस्टम में, SI पद्धति में, SI सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट हैं इनकी संख्या कितनी रखी गई? 7। कितनी हो गई? 7। तो 7 मूल मात्रक SI पद्धति में 7 मूल मात्रक आपको बताए जाते हैं और 7 मूल मात्रक ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 7 मूल मात्रकों की, तो पहला होता है आपका लंबाई, लेंथ, और लंबाई की यूनिट होती है भैया मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड आपका मास, जिसे हम कहेंगे द्रव्यमान, इसकी यूनिट पढ़नी है आपको किलोग्राम, इसकी यूनिट किलोग्राम, और जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे केजी से, हाँ, ये इसका सिंबल है। तीसरा आपका समय का मात्रक होता है भैया सेकंड, और सेकंड का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल s। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है भाई क्या? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, ताप, और ताप का मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन का सिंबल होता है भाई के, केल्विन का सिंबल होता है के। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 6वां नंबर। तो 6वां नंबर आपका ताप के बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। क्या? पदार्थ की मात्रा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है मोल, MOL, और मोल का जो सिंबल है वो मोल ही लिखते हैं। इसके बाद 7वां जो नंबर आता है वो आता है भाई ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है भैया कैंडला। क्या होती है? कैंडला। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से, ये इसका सिंबल है। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मैंने आपको बोला इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इसमें जो मूल मात्रकों की संख्या है वो कितनी है भाई? वो है 7। इतना आपको याद रखना है। वो कितनी है? 7 है, आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश चौधरी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये आपका फंडामेंटल यूनिट क्लियर हुआ। 7 मूल मात्रक हैं SI सिस्टम में, और ये अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंट हैं, ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा हमने क्या बताया आपको? मात्रक का दूसरा जो पॉइंट है वो हमने आपको बताया भाई व्युत्पन्न मात्रक। क्या बताया? व्युत्पन्न मात्रक बताया, जिसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है ना। तो ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं क्या कहलाते हैं भैया? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इतनी सी बात को समझना है। व्युत्पन्न मात्रक कौन सा होगा? जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो जैसे मैंने आपका लिख दिया एरिया, क्षेत्रफल, मैंने लिख दिया भैया क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल का आपको फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एरिया का जो फिजिकल फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। सब लोग भली भांति जानते हैं, इसका होता है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ के लिए जो यूनिट ली जाती है वो मीटर, लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझना है, कोई भी हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमेशा यूनिट क्या लेनी है? मीटर। और मीटर कौन सी यूनिट थी भाई? मीटर यूनिट कौन सी है? मीटर यूनिट है फंडामेंटल, मूल मात्रक है। तो लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर। तो ये क्या हो गया भैया? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कैसी इकाई है? व्युत्पन्न इकाई है।
जो हमने दो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो मूल मात्रकों का यूज होगा, ठीक है ना, मूल मात्रकों का यूज होगा किसके लिए, व्युत्पन्न मात्रकों को बनाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा देखिए, मैंने लिख दिया भैया आयतन, क्या लिख दिया, आयतन, वॉल्यूम। आयतन की अगर हम बात करें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है ना। आपका लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। ये हो गया भैया घन मीटर, क्या हो गया, घन मीटर। तो ये मात्रक किसका कहलाएगा, वॉल्यूम का, आयतन का, मीटर क्यू या घन मीटर। ये क्या हो गया भाई, आयतन का व्युत्पन्न मात्रक हो गया, जिसे बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, तो आपका आंसर होगा भाई क्या, मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल। चलिए भाई, मैंने लिख दिया वेलोसिटी, वेग, वेग लिख दिया। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बट्टे समय, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लंबाई है, वो स्ट्रेट लाइन पोजीशन है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम के लिए क्या, सेकंड यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड। ये क्या बन गया, वेलोसिटी का यूनिट बन गया, ठीक है ना। ये वेलोसिटी का डिराइव्ड यूनिट बन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा एक्सेलरेशन, त्वरण, ये होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा, मीटर पर सेकंड, तो टाइम की यूनिट क्या पड़ी, मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, चाहे कोई सा यूनिट सिस्टम हो, चाहे कोई सी भी मात्रक पद्धति हो, समय का मात्रक हमेशा क्या रहता है, सेकंड रहता है। टाइम की जो यूनिट है वो हमेशा क्या पढ़नी है आपको, सेकंड पढ़नी है, ठीक है ना। समय का मात्रक हमेशा क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, ठीक है ना। देखिए भाई, ये सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गई भाई, ये ड्राइव्ड यूनिट हो गई किसकी, एक्सेलरेशन की, है ना। त्वरण की क्या राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक हो गया किसका, त्वरण का, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट आगे। त्वरण के बाद मैंने लिख दिया फोर्स, बल, और बल का जो फिजिकल फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है ना। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कहलाता है 1 न्यूटन। क्या कहलाता है भाई, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन है। तो फोर्स की जो एसआई सिस्टम में यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन, ठीक है भाई। चलो, इसके बाद मैंने लिख दिया वर्क, कार्य। कार्य का जो भौतिक सूत्र है वो क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब बल का यूनिट हमने अभी पढ़ा न्यूटन, विस्थापन का यूनिट मीटर, और 1 न्यूटन इंटू मीटर इट इज कॉल्ड जूल। 1 जूल 1 जूल के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, कार्य के बाद मैंने लिख दिया पावर, शक्ति, और शक्ति होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर होता है कार्य बट्टे समय। कार्य बट्टे समय पढ़िए, कार्य की यूनिट अभी हमने देखी जूल, और समय की यूनिट हम जानते हैं सेकंड। तो जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड होता है 1 वॉट। क्या होता है, 1 वॉट। तो शक्ति का मात्रक क्या बन गया भैया, वॉट बन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया प्रेशर, दाब। दाब होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल का मात्रक हमने पढ़ा अभी न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पास्कल। क्या कहलाता है भाई, पास्कल। तो पास्कल यूनिट किसकी होती है, पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। इसी तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है,
हमें केवल उसका फिजिकल फॉर्मूला आना चाहिए। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल फॉर्मूला यदि आता है तो हम उसका ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ये बात एकदम क्लियर है। चलिए भाई, आप इस चीज को नोट कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई, ये आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक। ये आपने पढ़ लिया क्या, व्युत्पन्न मात्रक, है ना। अब व्युत्पन्न मात्रक के बाद तीसरा मैंने आपको जो पॉइंट बताया था वो है आपका पूरक मात्रक, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या कहते हैं भाई, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो पूरक मात्रक की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट आपका पहला कोण जिसे कहते हैं एंगल, और दूसरा आपका फिजिकल क्वांटिटी घन कोण या ठोस कोण। तो एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स रेडियन। एंगल के लिए क्या यूज करते हैं, रेडियन। और रेडियन का जो सिंबल होता है वो RAD लिखते हैं इसे, हाँ क्या लिखते हैं, RAD। इसके बाद जो घनकोण होता है इसकी यूनिट डियर स्टूडेंट्स स्टेरेडियन क्या होती है, स्टेरेडियन होती है, और इसे लिखते हैं हम SR शॉर्ट में, ये इसका सिंबल है। तो ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी हैं रेडियन और स्टेरेडियन, जो यूनिट हैं किसकी, कोण की और घन कोण की, तो ये दोनों भैया क्या हैं, पूरक मात्रक। क्या हैं, पूरक मात्रक हैं। चलिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब ये कहानी यहां तक हमने क्या पढ़ी, यहां तक की जो कहानी है डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट की क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड यूनिट बनाना, सप्लीमेंट्री यूनिट, यहां तक, और आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सारी चीजें अब तक की क्लास में एकदम क्लियर आपको समझ में आई होंगी। ये सारी चीजें हमने 1 बाय 1 स्टेप से एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ी। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब इसके बाद अगर मैं टॉपिक की बात कर लेता हूं तो डियर स्टूडेंट्स टॉपिक की बात कर लें तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन, दिमाग क्या है। अब हम पढ़ते हैं क्या, दिमाग क्या है। तो अब हम दिमाग के बारे में पढ़ेंगे भाई, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, दिमाग क्या होती है। आज का जो टॉपिक है वो दिमाग और दूसरा आपका मात्रक। तो आज की क्लास में मात्रक की चर्चा करी हमने, अब हम चर्चा करेंगे किसकी, दिमाग की। चलिए भाई, डायमेंशन का हम अब डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन होती क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए भाई सभी। हर्ष शर्मा, दिनेश चौधरी, जय भगवान कुंतल, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर मैं जो बता रहा हूं वो कंसेप्ट एकदम समझ में आ रहे हैं तो भाई एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन, तो डायमेंशन के बारे में मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है, मूल मात्रक पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है, यस या नो, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट की जो पावर्स होती हैं, जो घात चढ़ाई जाती है फंडामेंटल यूनिट पे, वो घात क्या कहलाती है भाई, वो घात ही विमा कहलाती है। ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है ना, फंडामेंटल यूनिट की जो पावर आपको दिखाई दे रही है ना, ये पावर ही तो है क्या, फंडामेंटल यूनिट की जो पावर है वही है डायमेंशन, वही है क्या, डायमेंशन। सभी को जय हिंद भाई, सभी लोग फटाफट से शेयर करते रहो सेशन को, है। ये जो पावर है यही विमा है, क्या है, यही विमा है, और एक से ज्यादा हैं तो वो डायमेंशंस कहलाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। तो विमाएं क्या होंगी, किसी भी फंडामेंटल यूनिट की जो पावर्स होगी, जो घात होगी, वो क्या कहलाएगी भाई, फंडामेंटल यूनिट की पावर क्या होगी,
वही क्या होगी, आपकी विमा होगी, जिसे हम डायमेंशन कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलिए, जैसे मैंने द्रव्यमान के लिए लिख दिया m, लेंथ के लिए लिख दिया l, टाइम के लिख दिया t, और टेम्परेचर के लिए लिख दिया थीटा। तो इनकी जो पावर्स मैं लूंगा, जैसे मैंने मास के लिए a पावर लिया, लेंथ के लिए b पावर लिया, टाइम के लिए पावर को लिया c, और टेम्परेचर के लिए लिया भैया d। तो ये मैंने बिग ब्रैकेट लगा दिया है। विमाओं को रखने का एक तरीका होता है बड़े कोष्टक में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको ए बी सी डी ये दिखाई दे रही हैं, आपको जो ए बी सी डी दिखाई दे रही हैं, ए बी सी डी ये जो पावर्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट की पावर हैं, यही क्या हैं, विमाएं हैं। यही क्या हैं भैया, विमाएं हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ए बी सी डी जो घात हैं, जो घात ए बी सी डी आपको दिखाई दे रही हैं, यही क्या हैं, यही तो विमाएं हैं। इतनी सी बात आपको समझनी है, यही डायमेंशन है भाई, ठीक है ना। अगर मैं इस पूरे एक्वेशन की बात कर लूं, अगर मैं इस पूरे एक्वेशन की बात कर लूं, कहां से कहां तक, समझिए जरा। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इस पूरे एक्वेशन की बात कर लूं, तो ये कहलाता है भैया विमीय सूत्र। क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या हो गई, विमाएं हो गई। ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। ए बी सी डी हो गई डायमेंशन, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं इसे किसी फिजिकल क्वांटिटी क्यू के बराबर रख दूं, तो अब यहां से लेकर यहां तक का पूरा, चूंकि इसमें अब दो साइड हो गए, LHS RHS, ये पूरा का पूरा कहलाएगा भैया डायमेंशनल एक्वेशन। क्या कहलाएगा, डायमेंशनल एक्वेशन, जिसे हम कहेंगे विमीय समीकरण। क्या कहेंगे भाई, विमीय समीकरण कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या, इतनी सी बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है? फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होंगी ए बी सी डी, ये तो कहलाएंगी क्या, डायमेंशन। आपका ये पूरा का पूरा एक्वेशन, डायमेंशनल एक्वेशन, वो डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर इसके दोनों साइड पे हम प्रकाश डालें, दोनों साइड को अगर फोकस करें, तो डियर स्टूडेंट्स यही बन जाएगा आपका डायमेंशनल एक्वेशन। इतनी सी बात क्या आपको समझ में आ रही है? अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दीजिए जय हिंद। एक बार लिखिए भाई जय हिंद। डिफेंस के शेरों, आप सब लोग कर दीजिए शेयर इस सेशन को, ठीक है ना। चलिए, ये डायमेंशन का मैंने एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर किया है कि व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड व्हाट इज डायमेंशनल एक्वेशन। ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम सेट हो जानी चाहिए भाई, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम सेट हो जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट सेशन, चलिए इसको अभी हटाते हैं। चलिए देखो भाई, तो ये डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा, डायमेंशन के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि डायमेंशन का यूटिलाइज क्या है, हमें डायमेंशन से क्या फायदा होने वाला है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायमेंशनल टूल लिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगा भाई एक डायमेंशनल टूल, जिसे हम कहेंगे डायमेंशनल टूल। तो देखिए डायमेंशनल टूल में, डायमेंशनल टूल की अगर मैं बात करूं, तो डियर स्टूडेंट्स डायमेंशनल टूल में देखिए आपका जहां जहां आपको लेंथ दिखेगा, लंबाई दिखेगी, वहां आपको डायमेंशन लेनी है कैपिटल एल, ठीक है ना, वहां लेना है आपको कैपिटल एल। इसके बाद मास के लिए जो डायमेंशन आप यूज करेंगे वो कैपिटल एम। इसके बाद टाइम, समय के लिए आप यूज करेंगे डायमेंशन कैपिटल टी। इसके बाद टेम्परेचर के लिए आप डायमेंशन यूज करेंगे थीटा या के,
इसके बाद आप टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो इसके लिए डायमेंशन आपको यूज करनी है कैपिटल ए, ठीक है ना, इसके लिए कैपिटल ए। आपका फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसके लिए लिखना है आपको मोल, ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। और आपका एक आता है ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का डायमेंशन होता है भैया CD, क्या लिखेंगे CD। इस तरीके से ये आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये 7 मूल मात्रक हैं, क्या हैं भाई, 7 मूल मात्रक हैं। और इन सभी मूल मात्रकों के लिए मैंने लिख दिए हैं विमाएं, क्या लिख दिए हैं, विमाएं। ये सारी चीजें आपको एकदम माइंड में सेट कर लेनी है। लंबाई की जब जब बात होगी, लंबाई की जब जब बात होगी वहां आपको L यूज करना है कैपिटल। जब जब द्रव्यमान की बात होगी तब तब आपको कैपिटल M डायमेंशन लिखना होगा। जब जब समय की बात हो रही होगी वहां कैपिटल T डायमेंशन यूज करेंगे। और जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो थीटा या K यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और आपका ज्योति तीव्रता के लिए CD। ये हो गया आपका डायमेंशनल टूल। ये कंप्लीट डायमेंशन आपको समझ में आनी चाहिए, ये कंप्लीट डायमेंशन आपको समझ में आनी चाहिए भाई, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि डायमेंशन बनाएंगे कैसे। अब बात आती है कि डायमेंशन बनाएंगे कैसे हैं, तो डायमेंशन बनाना सीखेंगे अब। इसके बाद डायमेंशन कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए भाई, डायमेंशन बनाएंगे कैसे इस चीज को समझेंगे। तो जैसे आपका ये लिख दिया हमने, आपका लिख दिया भाई क्षेत्रफल, क्या लिख दिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो एरिया। तो एरिया का आपको फिजिकल फॉर्मूला तो पता ही है। एरिया का फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर, लंबाई के लिए डायमेंशन जो लेंगे वो कैपिटल L, चौड़ाई के लिए जो डायमेंशन लेंगे वो कैपिटल L, और ये क्या हो जाएगा भैया L2। या फिर इससे ऐसे भी लिख सकते हो M0, L0 और T2, ठीक है ना। M टू द पावर 0, L टू द पावर 0, इनसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है भाई, इनसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि किसी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, उसका मान कितना होता है भाई 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये डायमेंशन किसकी बनेगी, एरिया की, क्षेत्रफल की। इतनी बात आपको समझनी है। इसके बाद भाई मैंने लिख दिया वॉल्यूम, मैंने लिख दिया वॉल्यूम, दैट मीन्स आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई के लिए L लिखेंगे, चौड़ाई के लिए L लिखेंगे, और ऊंचाई के लिए भी क्या लिखेंगे L। तो ये क्या हो जाएगा L3, या फिर इसको लिख सकते हो M0 L0 T3। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, विमीय सूत्र बन गया किसका, वॉल्यूम का, आयतन का, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने लिख दिया भाई वेलोसिटी, वेग। तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है तो इसके लिए L, टाइम के लिए कैपिटल T, और T ऊपर जाके एक पावर हो जाएगा माइनस का, तो M0 L1 और T0, सॉरी T-1 है, M0 L1 और T-1, LT-1 है। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, वेलोसिटी का। इसके बाद मैंने लिख दिया भाई एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी बताया, LT-1, वेलोसिटी का LT-1, टाइम का कैपिटल T, और ऊपर जाके T हो जाएगा माइनस का
एल टी माइनस टू, ये क्या हो जाएगा भाई, एल टी माइनस टू। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते जाएंगे। डायमेंशनल टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, है डायमेंशनल टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला समझेंगे। देखो भाई, इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला समझेंगे थोड़ा सा, है एक्सेलरेशन के बाद, एक्सेलरेशन के बाद आपका आता है, एक्सेलरेशन के बाद आपका आता है भाई क्या, फोर्स, बल। चलिए, बोर्ड थोड़ा हैंग हो रहा है भाई थोड़ा वेट करिए। चलिए भाई, अब आगे देखते हैं। चलो, एक्सेलरेशन के बाद मैंने लिख दिया यहां फोर्स, बल, और बल का विमीय सूत्र निकालने के लिए बल का हमें पहले डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से पहले उसका फिजिकल फॉर्मूला, बल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ये होती है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, और मास के लिए लिखेंगे कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे एल टी माइनस टू। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा एम एल टी माइनस टू, क्या बनेगा भैया, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्स के बाद मैंने लिख दिया भाई वर्क, कार्य। वर्क की अगर हम बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बल गुणा विस्थापन होता है क्या, कार्य। बल की यूनिट और बल की डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, तो ये बन जाएगा भाई मेरे एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा पावर, पावर दैट मीन्स शक्ति। शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति के लिए अगर हम विमीय सूत्र बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे समय, ठीक है। तो वर्क का एम एल टू टी माइनस टू, अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा। इसके बाद टाइम के लिए टी, ये हो जाएगा भाई एम एल टू टी माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा, ये शक्ति का विमीय सूत्र कहलाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं आपका संवेग, क्या, संवेग। संवेग बोले तो मोमेंटम, मोमेंटम की अगर हम बात कर लेते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी, ये इसका क्या होता है, फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इसका फिजिकल फॉर्मूला होता है, मास के लिए लिखेंगे m और वेलोसिटी के लिए लिखेंगे एल टी माइनस वन, तो ये बनेगा एम एल टी माइनस वन, ये इसका फिजिकल फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद भाई मैंने लिख दिया संवेग, क्या लिख दिया, संवेग लिख दिया, मोमेंटम, मोमेंटम तो हो ही गया। इसके बाद लिखो आवेग, इम्पल्स, आवेग, आवेग होता है बल गुणा समय, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, टाइम के लिए टी, तो डियर स्टूडेंट्स टी का पावर यहाँ माइनस का टू, यहाँ प्लस का वन, तो ये फटाफट क्या बचेगा, बताओ भाई फटाफट से, एम एल टी माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बनेगा, इम्पल्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम, आपने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। केवल हमें इतना सा पता होना चाहिए कि जहां लेंथ की बात होगी, हाइट की बात होगी, ब्रीथ की बात होगी, वहां हम यूज करेंगे एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, एम्पियर के लिए ए। ये सारी चीजें आपको पूरा का पूरा डायमेंशनल टूल याद रखना है। इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, केवल आपको डायमेंशनल टूल याद रखना है और इसी के बेसिस पर
आप बहुत सारे फिजिकल फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट कंसेप्ट। ये हो गया आपका क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना, कि हाउ टू जनरेट, हाउ टू क्रिएट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसके लिए आपने एक कंसेप्ट समझा कि कोई भी हम जब भी विमीय सूत्र बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, वो है भाई उसका हमें फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फिजिकल फॉर्मूला पता है तो उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हों तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद फटाफट से। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है। प्रतीक चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत आभार आपका। दिनेश चौधरी, ठीक है, सभी का बहुत बहुत आभार भाई, बहुत बहुत आभार सभी का। जय हिंद सभी को, आपकी उपस्थिति को मेरा प्रणाम। सभी लोग लगातार सेशन को शेयर करते रहें और जुड़ जाएं हमारे सिग्मा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास बेहद शानदार चल रही है और मैं आपके सामने लाइव हूं दिल्ली मुखर्जी नगर से सिग्मा क्लासेज के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स लगातार शेयर करते रहिए हमारे सेशन को। आगे हम डिस्कस करते हैं भाई। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशन के बाद कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बना, ये तो अभी हमने सीखा। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि इस डायमेंशन का यूटिलाइज क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं इसके अनुप्रयोग। आइए जानते हैं। तो मैंने यहाँ एक हेडिंग लिख दी, सुंदर सी एक हेडिंग लिख दी भाई, विमाओं के अनुप्रयोग। क्या लिख दिया, विमाओं के अनुप्रयोग। ठीक है ना, इसे कहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो विमाओं के उपयोग की अगर मैं बात करूं, विमाओं के उपयोग की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला है टू चेक करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, सूत्र की सत्यता की जांच करना। सबसे पहले हम समझेंगे सूत्र की सत्यता की जांच करना, सूत्र की सत्यता की जांच करना। ठीक है ना, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला सही है या नहीं, इसके लिए हम डायमेंशनल मेथड से उसे चेक करेंगे क्या सही है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स कोई भी फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये वाली बात जानने के लिए हम एक कंसेप्ट पे काम करेंगे और वो कंसेप्ट है कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूला की एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के यदि बराबर है तो डियर स्टूडेंट्स दिया गया फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ एलएचएस की डायमेंशन, एलएचएस की विमा, अगर एलएचएस की विमा आरएचएस की विमा के बराबर है, एलएचएस की विमा आरएचएस की विमा के बराबर है तो डियर स्टूडेंट्स दिया गया फिजिकल फॉर्मूला क्या है, दिया गया फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है ना, अगर एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन इक्वल नहीं है तो दिया गया फिजिकल फॉर्मूला भी सही नहीं है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं इसका एक एग्जांपल लिख के, जैसे मैंने लिख दिया भाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये भाई क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये गति का प्रथम समीकरण है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए चेक करते हैं कि ये गति का प्रथम समीकरण सही है या गलत है। इस चीज का हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से इसे चेक करेंगे, इसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। आइए जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एलएचएस की डायमेंशन लिखेंगे, आरएचएस की डायमेंशन लिखेंगे जैसा कि आपको कंसेप्ट में बताया गया है। देखिए यहाँ जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ जो a है वो एक्सेलरेशन है और t है भैया टाइम। t क्या है, टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स LT-1 वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी चाहे आपकी कैसी भी हो, जहां वेलोसिटी जुड़ गया, जहां वेग शब्द जुड़ गया तो डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है उसकी डायमेंशन हमेशा
क्या लिखनी है, एल टी माइनस वन। क्या लिखनी है भाई, एल टी माइनस वन। ठीक है, अब आरएचएस की विमा चेक कर लेते हैं। यू की विमा एल टी माइनस वन प्लस ए की विमा, ए क्या है, एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले अभी हम सीख कर आ रहे हैं। और टी का डायमेंशन क्या है भैया, टी, टी का क्या है, टी। तो यहां देखिए जरा, एल टी माइनस वन ये तो इतना ही रहेगा, इसे और चेक कर लेते हैं आरएचएस को। एल टी माइनस वन प्लस यहां देखिए एल टी माइनस टू, और टी का पावर यहां कितना है, वन। तो ये एल टी माइनस वन बचेगा। कितना बचेगा भाई, एल टी माइनस वन बचेगा, एल टी माइनस वन। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई टू और एल टी माइनस वन, टू एल टी माइनस वन। चेक करिए जरा डायमेंशन इक्वल है कि नहीं। याद रखिए केवल डायमेंशन को चेक करना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। ध्यान रखना कि एल टी माइनस वन और इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां हमने देखा कि ये एलएचएस की डायमेंशन, आरएचएस की डायमेंशन दोनों ही कैसी हैं, दोनों ही कैसी हैं, इक्वल हैं। इसीलिए बताइए ये फिजिकल फॉर्मूला, ये फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। यस, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि एलएचएस की डायमेंशन एल टी माइनस वन, आरएचएस की डायमेंशन भी कितनी आ गई, एल टी माइनस वन आ गई। ठीक है ना, तो ये फिजिकल फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। चलिए भाई एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने लिख दिया यहां, मैंने लिख दिया यहां एफ इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। तो डियर स्टूडेंट्स आपने आपने सर्कुलर मोशन जो टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां ये वाला फॉर्मूला तो बहुत देखा होगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मीन्स जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्किल, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्किल में मोशन कर रहा होता है तो इस कंडीशन में उसके सेंटर की ओर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा होता है, उसके सेंटर की ओर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स अभिकेंद्रीय बल। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल का ये सूत्र है। यहां देखिए एफ तो है फोर्स, एम है मास, वी है वेलोसिटी और आर है रेडियस। आइए चेक करते हैं कि ये फिजिकल फॉर्मूला, ये फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। चलिए भाई देखते हैं भाई, एलएचएस की डायमेंशन लिखिए, आरएचएस की डायमेंशन लिखिए, चेक करिए। एलएचएस फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और यहां एम बी स्क्वेयर अपॉन आर, एम की डायमेंशन एम लिखेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन लिखेंगे और इसकी पावर टू अपॉन आर की डायमेंशन एल लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये तो सेम रहना है। यहां देखिए जरा एम, यहां पावर टू है तो एल टू टी माइनस टू, और नीचे क्या है आपका एल। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा ये एल एक पावर कम होगा कि नहीं, एम एल टी माइनस टू कितना बनेगा, एम एल टी माइनस टू। तो मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स कि एलएचएस का जो डायमेंशन है आरएचएस के डायमेंशन के बराबर है या ना, बोलो भाई यस या नो। ठीक है ना, एलएचएस का जो डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू और आरएचएस का डायमेंशन भी कितना है, एम एल टी माइनस टू। तो बताइए ये वाला फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। यस, यस ये वाला फिजिकल फॉर्मूला क्या है, करेक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है ना, इतनी सी बात को समझना है मेरे। ठीक है भाई, चलिए आगे। इसके बाद ये हो गया क्या, ये आपका पहला एप्लीकेशन कि डायमेंशन की हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से हम किसी भी फिजिकल फॉर्मूला का ये पता कर सकते हैं कि वो सही है अथवा नहीं है। दूसरा मैं आपको इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं, दूसरा मैं इसका भाई आपको एप्लीकेशन सिखाता हूं। देखिए सेकंड एप्लीकेशन है इसका, सेकंड एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे, एक मात्रक पद्धति के, एक मात्रक पद्धति के आंकिक मान को
एक मात्रक पद्धति के आंकिक मान को दूसरी मात्रक पद्धति के आंकिक मान में बदलना। दूसरी मात्रक पद्धति के आंकिक मान में बदलना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये पूरा डेफिनेशन ये कहता है कि एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में, आपका एमकेएस से एफपीएस में, कुल मिला के सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है आपकी कोई एमकेएस, उसमें कोई यूनिट है, उसे कन्वर्ट करके लाना है किसमें, सीजीएस में। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इस वाली बात को मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, कि एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए या बदलिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटन होता है ये फोर्स की यूनिट है एमकेएस सिस्टम में, और जो डाइन है ये भी फोर्स की यूनिट है एमकेएस सिस्टम में। तो यहां पता है हमसे क्या वो चाह रहा है, यहां क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि भाई आप ऐसा करिए, एमकेएस कन्वर्ट इनटू सीजीएस। यहां एमकेएस सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करवा रहा है, सीजीएस सिस्टम में। एमकेएस का कन्वर्जन है किसमें, सीजीएस में। एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन होता है फोर्स की यूनिट, और फोर्स का फॉर्मूला है mlt-2। क्या है, mlt-2। यहां 1 पावर हुआ, तो ए बी सी अगर इनकी पावर मान है तो ए की वैल्यू है भैया 1, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -2। ए बी सी की वैल्यू यहां से ले ली। कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूसरी मात्रक पद्धति का आंकिक मान बराबर पहली मात्रक पद्धति का आंकिक मान m1/m2, इसका पावर a, फिर इसके बाद L1/L2 और इसकी पावर b इंटू T1/T2 और इसकी पावर c। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको चेंज करना बताता है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में है आपका एमकेएस से सीजीएस में। यहां अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां N1 कितने न्यूटन को चेंज करना है, तो कितने न्यूटन को चेंज करना है, 1 न्यूटन को है, इनटू मास m1 m2, एमकेएस में मास की यूनिट किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम, ठीक है ना। पावर a और a की वैल्यू कितना, 1 इंटू L1/L2 लेंथ के लिए, लंबाई का मात्रक एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर से सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻², 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर b की वैल्यू 1 इंटू, ध्यान रखना है टाइम के लिए हम T1 T2 चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, सबके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड, और सेकंड एक दूसरे से हो जाएगा भैया कैंसिल, तो बचेगा कितना, 1। तो ये कितना बचा, 10⁻3, 10⁻2। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁻3 और 2 5 डाइन की, है ना। 1 न्यूटन में 10⁵ क्या होते हैं, डाइन। इस बात को याद रखना है, 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन, ठीक है ना। चलिए भाई, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, देखिए जरा। क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन दे दिया कि भाई
बताइए, एक जूल को अर्ग में बदलिए, एक जूल को अर्ग में बदलिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया, एक जूल को अर्ग में बदलिए, ठीक है ना। 1 जूल कन्वर्ट इनटू अर्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो जूल होता है, ये जो जूल है ये कार्य की इकाई है, कार्य का मात्रक है, किसमें, एमके सिस्टम में। और जो अर्ग होता है ये भी कार्य का मात्रक होता है, किसमें, सीजीएस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें एमकेएस से सीजीएस, वही वाली बात, एमकेएस को चेंज करना है किसमें, सीजीएस में। एमकेएस को कन्वर्ट किसमें करना है, एमकेएस को कन्वर्ट करना है भैया सीजीएस में। इस बात को समझना है, एमकेएस को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, ठीक है ना। अब जूल किसका मात्रक, कार्य का मात्रक, और कार्य का बिंबी सूत्र कितना भैया, कार्य का बिंबी सूत्र ml2t-2, ml2t-2। यहां अगर मैं ए की वैल्यू की बात करूं तो 1, बी की वैल्यू की बात करूं तो 2, और सी की वैल्यू की बात करूं तो भाई मेरे कितना, -2। तो डियर स्टूडेंट्स, वही वाली बात कि हमें n2 फाइंड करना होता है, इक्वल टू n1 कितना जूल, 1। फिर इसके बाद एमकेएस से सीजीएस में m1 m2 किलोग्राम से ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 10⁻3। और ये जो 3 है यहां पावर ए का मान 1, ए का मान 1, इंटू मीटर से सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10⁻²। और इसकी पावर कितना, बी की वैल्यू 2, इंटू सी का कोई यूटिलाइज यहां नहीं होना है, क्योंकि सेकंड से सेकंड हो जाता है भैया कैंसिल, ठीक है ना। तो इसका यहां कोई उपयोग नहीं करना है, ठीक है भाई। तो ये बनेगा भाई 10⁻3 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10⁻7। तो आपको याद रखना है कि एक जूल जो होता है, एक जो जूल होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल में कितना अर्ग, 10⁻7 अर्ग, ठीक है ना। एक जूल में 10�7 अर्ग, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो यहां डायमेंशन में हमने सीखा डियर स्टूडेंट्स क्या, यहां हमने सीखा कि किसी एक मात्रक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे हम चेंज करते हैं, किसकी सहायता से, डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से, है ना। चलिए इसके बाद अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अभी तक इस क्लास में हमने डिस्कस किया है फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, और इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। अब हम एक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। एक प्रिंसिपल है विमाओं की समांगता का सिद्धांत है। अब एक सिद्धांत है विमाओं की समांगता का सिद्धांत। तो क्या कहता है विमाओं की समांगता का सिद्धांत, क्या कहता है विमाओं की समांगता का सिद्धांत, आइए जानते हैं।
अब बताइए भाई, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? अब चेक करिए जरा, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ पा रही है? दिनेश चौधरी बताइए जरा, अब वॉइस आ पा रही है क्या? शायद सेल डाउन है इसका। चलिए भाई, फटाफट से सभी सिग्मा वॉरियर बताइए, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भाई, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ पा रही है? फटाफट से बताइए। ओके ओके, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद, हाँ मैं बात कर रहा था वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्र वी माइनस वी इक्वल टू आर टी में नियतांकों ए तथा बी के मात्रक एवं विमाएं बताइए। मात्रक एवं विमाएं बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन है, और ये उसी से होगा डियर स्टूडेंट्स जो हमने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, उसी से होगा, ठीक है ना। तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, P प्लस ए अपॉन बी स्क्र बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये आपका वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन है। इस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में ये आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि डियर स्टूडेंट्स जो P है ये प्रेशर है, जो V है ये वॉल्यूम है, जो V है ये वॉल्यूम है, ये B और A ये है कांस्टेंट, R आइडियल गैस कांस्टेंट, और ये T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में देखिए ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, अगर इन्हें आपस में जोड़ा गया है तो मैंने अभी बोला कि इनकी विमाएं आपस में कैसी रही होंगी, इक्वल रही होंगी, तभी ये आपस में जोड़ी गई हैं। दैट मीन्स P की विमा इक्वल A अपॉन वी स्क्वायर की विमा, P की विमा इक्वल टू A अपॉन बी स्क्वायर की विमा, ठीक है ना। अब हमें इस A की डायमेंशन को निकालना है, इस A की डायमेंशन को निकालना है। तो A की विमा अगर ज्ञात करोगे डियर स्टूडेंट्स, अगर A की विमा ज्ञात करोगे तो इस बी स्क्वायर का यहाँ P में मल्टीप्लाई होना है। P क्या चीज है? प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन लिखनी है और फिर इनटू में V की डायमेंशन लिखनी है। तो P की विमा यहां क्या लिख देंगे, P की विमा इंटू इस V स्क्वायर की विमा, ठीक है ना। P की विमा इंटू V स्क्वायर की विमा, P की विमा फोर्स इसकी प्रेशर की और V वॉल्यूम है। तो P की जो डायमेंशन होगी डियर स्टूडेंट्स, P की डायमेंशन होगी M L माइनस वन T माइनस टू, ठीक है ना। M L माइनस वन T माइनस टू प्रेशर की, ये हमने आज बताया है, ठीक है ना। आगे V स्क्वायर, V वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 और इसकी पावर है भैया 2, कितना 2, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा M L टू द पावर 3 इंटू 2 6 होगा, और L टू द पावर 6 से माइनस का 1 कम होगा तो डियर स्टूडेंट्स L टू द पावर 5 बचेगा और T टू द पावर माइनस का 2 बचेगा। ये किसकी डायमेंशन हो गई? A की डायमेंशन हो गई। ये भाई किसकी डायमेंशन हो गई? इस A की डायमेंशन हो गई। इसी के आधार पर अब हम क्या निकालेंगे? इस A का मात्रक। अगर इस A का मात्रक निकालोगे, यूनिट निकालोगे, तो P की यूनिट इंटू बी स्क्वायर की यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स P की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और V वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यू, इसकी पावर 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो मीटर स्क्वायर से 6 में जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? मीटर टू द पावर 4। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। ये इस A का क्या हो जाएगा? मात्रक। ये इस A का क्या हो जाएगा भाई?
मात्रक, जिसे हम क्या कहेंगे, यूनिट। तो यहां हमने बात करी किसकी, यहां हमने बात करी इस कांस्टेंट ए के डायमेंशन और यूनिट के बारे में, ठीक है ना। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बी, दैट मीन्स इस वाले बी की, तो इस बी का यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे तो इस बी के इक्वल ही रखा जाएगा, समझ रहे हो ना। कुल मिला के मैंने क्या बोला, विमाओं की समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ेंगे, उन्हीं को आपस में घटाएंगे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल रहे होंगे। चलिए भाई इस बी को भी जान लेते हैं, इस बी के बारे में भी पढ़ लेते हैं कैसे होगा ये। चलिए तो अभी मैंने बोला वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, वान डर वाल्स गैस इक्वेशन P प्लस ए अपॉन बी स्क्वेयर, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वेयर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो डियर स्टूडेंट्स इस B की विमा निकालनी है हमें, किसकी, इस B की। तो ये दोनों आपस में डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि इन दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स B की जो विमा होगी वो किसके बराबर होगी भैया, वो इस B के बराबर होगी, B की विमा इस B के बराबर होगी। अब हमें निकालनी है इस B की डायमेंशन, इसलिए इस B की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, अगर B की डायमेंशन की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, इस B की डायमेंशन के बराबर। और इस वाले B का डायमेंशन क्या होता है, L3, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। और डियर स्टूडेंट्स अगर B की यूनिट पूछी जाए, इस B का मात्रक आपको पूछा जाए तो क्या बनेगा, इस वाले B का मात्रक। कुल मिला के वॉल्यूम का यूनिट, आयतन का मात्रक, और आयतन का मात्रक क्या होता है भाई, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू। क्या होता है, मीटर क्यू या घन मीटर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स विमाओं की समांगता के सिद्धांत के आधार पर हमने क्या जाना कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी जो आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं या बराबर रखी गई हैं, तो ऐसा तभी संभव है जब उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा। क्लियर, क्लियर भाई। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ रहे हो तो भाई लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद। सिग्मा के सभी वॉरियर्स को मेरी तरफ से प्रणाम, सलाम सभी को, जो आप इस तरीके से लगातार सेशन को एंजॉय कर रहे हो। और आपका पहला टॉपिक आज बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक लेकर मैं चल रहा हूं। फिजिक्स का एक एक कंसेप्ट, फिजिक्स का एक एक कंसेप्ट मेरे साथ सीखना है आपको, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका डायमेंशन। तो इस टॉपिक में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, यूनिट एंड डायमेंशन। जैसा कि इस टॉपिक का नेम है तो मैंने पूरा यूनिट के बारे में आपको पढ़ाया, उसके बाद पूरा डायमेंशन के बारे में आपको ज्ञान करा दिया। अब इस टॉपिक में एक कंसेप्ट आता है, इस टॉपिक में एक कंसेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आज की क्लास का सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कहेंगे डियर स्टूडेंट्स सार्थक अंक। क्या कहेंगे इसे, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है, आइए जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सार्थक अंक पढ़ेंगे अब। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी मापन में सार्थक अंक वे अंक होते हैं जहां तक उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स किसी मापन में वे अंक सार्थक होंगे जो उस मापन को एकदम यथार्थता के साथ बता रहे होंगे, पूरा एक्यूरेसी के साथ बता रहे होंगे। इज दैट क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए किसी भी मेजरमेंट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में कि किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करें, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कोई रूल नहीं लिखाऊंगा किसी तरीके का,
एक बेसिक ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, एक बेसिक ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डेसिमल सिस्टम है, जो डेसिमल सिस्टम है, समझिए जरा, डेसिमल सिस्टम जो होता है, दशमलव पद्धति जो होती है, इसमें जो डिजिट होते हैं, इसमें जो डिजिट होते हैं भैया, वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो डेसिमल सिस्टम में ये डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। ये सभी डिजिट नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन जीरो डिजिट। ये सभी डिजिट क्या कहलाते हैं? नॉन जीरो डिजिट, जिन्हें हम कहते हैं अशून्य अंक। क्या कहेंगे? अशून्य अंक। और आपका ए वाला जो डिजिट होता है, ये है आपका जीरो डिजिट। क्या है? जीरो डिजिट, जिसे हम कहेंगे भैया शून्य अंक। क्या कहेंगे? शून्य अंक कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, समझना है जरा, इसी डेसिमल सिस्टम के आधार पर मैं पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना आपको सिखाऊंगा। आज एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। आपने अब तक सार्थक अंक किसी भी माप में निकालने के लिए कई नियम पढ़े होंगे, 8-10 नियम पढ़े होंगे, लेकिन आपको आज के बाद सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजरमेंट में फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट्स, कोई रूल नहीं पढ़ना, आपको कोई रूल नहीं पढ़ना, कोई भी नियम नहीं पढ़ना। आपको केवल और केवल मैं जो यहां बोर्ड पे बता रहा हूं वो कंसेप्ट याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं किसी भी मेजरमेंट में, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, पहली बात ये याद रखेंगे कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जितने भी भैया नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला कंसेप्ट ये। एग्जाम्पल इसका ये हो गया 2.123। देखिए जरा, 2.123 ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन जीरो हैं। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस मेजरमेंट में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, इस मेजरमेंट में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन मेजरमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 4। सार्थक अंक कितने? 4। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे भैया? 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस माप में सार्थक अंकों की संख्या कितनी बनेगी? 4 बनेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहला नियम क्या पढ़ा? नॉन जीरो डिजिट हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कभी भी ऐसा मेजरमेंट आपको दिखेगा कि जहां सारे के सारे डिजिट नॉन जीरो हैं, सारे के सारे डिजिट अशून्य अंक हैं, तो वो सारे अशून्य अंक भैया क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना है। सारे के सारे जो डिजिट होंगे वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ये वाली बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद सेकंड आपको रूल बताऊंगा इसका। दूसरा टेक्निक क्या है? सेकंड टेक्निक क्या है? सुनिए, सेकंड टेक्निक बात कर लेते हैं जीरो के बारे में। सेकंड टेक्निक हम बात करेंगे जीरो के बारे में। हाँ? जीरो, सुनिए, अब पहला हो गया नॉन जीरो, सभी सिग्निफिकेंट। अब जीरो को मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। जीरो का कैटेगराइज करेंगे तो 3 कैटेगरी में मैं जीरो को बांटूंगा। पहला जीरो, पहला जो जीरो मैंने दिया नाम, इसका नाम है ट्रैप्ड जीरो। क्या है? ट्रैप्ड जीरो। भाई पहले जीरो का नाम है ट्रैप्ड। दूसरा जीरो को मैंने नाम दिया भैया ट्रेलिंग, या फिर ऐसा करिए पहले इसको लिखिए लीडिंग। दूसरा जीरो क्या है? लीडिंग। और तीसरा जीरो है, तीसरे जीरो को मैंने नाम दिया ट्रेलिंग जीरो। क्या नाम दिया भैया? ट्रेलिंग जीरो। तो जीरो का मैंने कैटेगरी 3 बना दी। कितनी कैटेगरी बना दी भैया? 3। ट्रैप्ड जीरो, लीडिंग जीरो
एंड ट्रेलिंग जीरो। ट्रैप्ड जीरो वे जीरो होते हैं जो किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं, बात समझ रहे हो ना। लीडिंग जीरो जो नॉन जीरो से पहले आते हैं, ट्रेलिंग जीरो जो नॉन जीरो के बाद में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ट्रैप्ड जीरो होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी ट्रैप्ड जीरो होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, लिखा हुआ है 23.1002, ये मेजरमेंट लिख दिया। ये क्या लिख दिया? कोई मेजरमेंट है। तो देखो, दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो का डेफिनेशन क्या है? ऐसा जीरो जो दो नॉन जीरो के बिटवीन आया हो, क्या कहलाता है? ट्रैप्ड जीरो कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैप्ड जीरो है, कौन सा? ये जीरो और ये जीरो, क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इस मेजरमेंट में बताइए सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे भैया? 6, 6 हो जाएंगे। कितने डिजिट? 6 डिजिट। ये 6 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ट्रैप्ड जीरो, दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य हमेशा क्या होगा? सार्थक होगा। दूसरा देखिए, लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट। कुल मिला के दो अशून्य अंकों से पहले या किसी भी एक अशून्य अंक से पहले आने वाला शून्य कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे समझिए इसका एग्जांपल, 0.00232, ये कोई मेजरमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन जीरो से पहले आने वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 1 2 3, कितनी? 3। तो भैया इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3, ठीक है ना। अब बात आती है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का भी मैं दो तरीके से कैटेगराइज करता हूं। पहला, अगर संख्या में डेसिमल है, अगर संख्या में डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगा। ट्रेलिंग जीरो जो अशून्य अंक के बाद आए, नॉन जीरो के बाद में आए, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि दिए गए मेजरमेंट में डेसिमल है कि नहीं। अगर डेसिमल है तो दिए गए जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा, अगर दी गई मेजरमेंट में डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो दिया गया शून्य सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा, सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे ट्रेलिंग जीरो 232.00, अगर ट्रेलिंग जीरो है, नॉन जीरो के बाद में आने वाला जीरो है और संख्या में दशमलव है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं। यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5। यहां सार्थक अंक कितने बनेंगे भाई? 5। लेकिन अगर संख्या ऐसे हुई 2 3 2 0 0, यहां देखिए ट्रेलिंग जीरो है क्योंकि नॉन जीरो के बाद में आया है, लेकिन दी गई संख्या में कहीं भी दशमलव नहीं है, कहीं भी डेसिमल नहीं लगा है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां सार्थक अंक कितने हो जाएंगे भैया? यहां सार्थक अंक 1 2 3, कितने माने जाएंगे? 3। क्या ये वाली बात पूरी समझ में आई? सिग्निफिकेंट फिगर ज्ञात करने के लिए अब आपको एक भी रूल याद नहीं रखना, केवल ये 2-3 कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। सारे जीरो जो होते हैं नॉन जीरो, वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा आपका जीरो की बात करें तो ट्रैप्ड जीरो, लीडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई। हाँ देखिए भाई, ट्रैप्ड वाला क्या है? ट्रैप्ड वाला ये है, ऐसा जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आए, दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य। जैसे यहां ये 2 जीरो आपको देख रहे हैं ट्रैप्ड में, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जो भी जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो देखिए यहां 2 नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट, तो यहां कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना कंसेप्ट? चलिए भाई,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो सिग्निफिकेंट फिगर आज के बाद एग्जाम में जब भी आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। देखिए सिग्निफिकेंट का तीसरा वाला नियम ये भी आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंट का तीसरा वाला नियम ये भी आपको याद रखना है कि पावर ऑफ 10 जो होगा, किसी मेजरमेंट में पावर ऑफ 10 होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। पावर ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख के बता रहा हूं, 2.232 10⁴ पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। इस मापन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा और ऐसा कोई मेजरमेंट देगा, ठीक है, तो उसे हम कैसे बताएंगे। मैंने अभी बोला पावर ऑफ 10 जो होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पावर ऑफ 10 कितना है, 10⁴। तो ये आप बिल्कुल निकाल दीजिए माइंड से कि यहां 10 की पावर भी कुछ दे रखी है, बिल्कुल रिमूव करिए माइंड से अभी है। तो बाकी का अगर मैं इस 10⁴ को छोड़ दूं तो बताइए भाई सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 4। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 4। क्लियर है ना, सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 4। क्लियर है भाई। चलिए तो पावर ऑफ 10 का कंसेप्ट आया समझ में। सार्थक अंक जब जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे सार्थक अंक का क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपसे सार्थक अंक का क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। अब मैं यहां आपको 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है, दिए गए मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है। जैसे लिखा हुआ है 23.003, दूसरा आपका मेजरमेंट लिखा गया है 2003.03, तीसरा आपको मेजरमेंट लिखा गया है 0.00400, आपका नेक्स्ट मेजरमेंट लिखा गया है 0.0045, नेक्स्ट आपका मेजरमेंट लिखा गया है 232.00, नेक्स्ट आपका मेजरमेंट लिखा गया है 2400। अब बताइए कितने होंगे सार्थक अंक। तो ये पूरा कंसेप्ट अभी मैंने जो आपको समझाया था सिग्निफिकेंट फिगर का, उसी के आधार पर सिग्निफिकेंट फिगर की आपको संख्या बतानी है। तो देखिए यहां कितने सार्थक अंक, यहां कितने सार्थक अंक, यहां कितने, यहां कितने और यहां कितने। सार्थक अंकों की संख्या भाई बताइए दिए गए मेजरमेंट्स में सार्थक अंक कितने होंगे। पहली माप में बताइए इसमें सार्थक अंक कितने बनेंगे, दूसरे में बताइए इसमें सार्थक अंक कितने बनेंगे, तीसरे में बताइए इसमें सार्थक अंक कितने बनेंगे, चौथे में बताइए सार्थक अंक कितने बनेंगे, यहां भी बताइए सार्थक अंक कितने बनेंगे और यहां भी बताइए सार्थक अंक कितने बनेंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अभी मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए 2-3 आपको ट्रिक और टेक्निक बताई हैं। बताइए यहां देखिए ये ट्रैप्ड जीरो है, नॉन जीरो के बिटवीन आया है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सार्थक अंक कितने हो गए भैया, 5। यहां कितने बनेंगे, 5, ठीक है ना। यहां देखिए यहां सेम यही कंसेप्ट है, नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो के बीच में है 1 2 3 4 5 6। यहां सार्थक अंक कितने हो गए, 6, ठीक है ना, 6 बन जाएंगे। यहां देखिए ये लीडिंग जीरो है पहले वाला, ये क्या है, लीडिंग जीरो, और ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट कभी नहीं होता, ट्रेलिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 यहां सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। यहां कितने बनेंगे, 3। यहां देखिए लीडिंग जीरो, तो 4 और 5 केवल 2 बनेंगे, है ना। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्लियर है ना। आगे चलिए यहां देखिए
ट्रेलिंग जीरो लेकिन पॉइंट है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं। 3 और 2 5, यहां सार्थक अंक 5 बनेंगे। यहां देखिए 2 नॉन जीरो हैं, 2 जीरो हैं, लेकिन दशमलव कहीं नहीं है और ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल नहीं है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहां सिग्निफिकेंट कितने बनेंगे भैया? 2 बनेंगे। बताइए क्या ये वाली बात क्लियर समझ में आ रही है? एक और मेजरमेंट लिखिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। बताइए 2.003 इंटू 10⁻24 कितने होंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? बताइए, दिए गए मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट्स की फिगर्स की संख्या बतानी है, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है भाई। कितने होंगे सार्थक अंक? दिए गए मापन में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। फटाफट से कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए भाई जल्दी से। यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी होगी, सार्थक अंकों की संख्या यहां कितनी होगी? बताइए सभी स्टूडेंट्स फटाफट, कितने होंगे इसमें सार्थक अंक? बताइए भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि दिए गए मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी होगी। चलिए देखो भाई, यहां मैंने बताया पावर ऑफ 10 बिल्कुल माइंड से रिमूव कर दो। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करें किसी भी मेजरमेंट में, पावर ऑफ 10 को रिमूव करिए तो क्या बचा? ये वाला मेजरमेंट बचा। और इस वाले मेजरमेंट में ये दोनों जीरो भाई मेरे क्या हैं? ट्रैप्ड जीरो हैं। दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो क्या होता है? ट्रैप्ड जीरो होता है। क्या ये बताइए सिग्निफिकेंट नहीं होगा? यस सिग्निफिकेंट होगा। तो ये दो नॉन जीरो और 2 जीरो, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी भाई? 4। 4 हो जाएंगे सार्थक अंक। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है एकदम आपको माइंड में सेट कर लेना है। और अब कभी भी किसी भी एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना भाई? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन अभी तक हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक है। इसमें हमने आज फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला को बनाना, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, और उसके बाद हमने कंसेप्ट अभी पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना किसी भी मेजरमेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है बिल्कुल मैंने बेसिक से लिया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं, सभी स्टूडेंट्स भाई एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए आज की इस क्लास को। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। बहुत अच्छा सेशन आपके इसका फिजिक्स का, और फिजिक्स का ये सेशन मेरे साथ लगातार देखते रहिए। मुखर्जी नगर दिल्ली से लाइव आपके लिए मैं वीडियोज अपलोड करता रहूँगा, लाइव सेशन देता रहूँगा। और सिग्मा क्लासेज के साथ लगातार जुड़े रहिए और डिफेंस का जो भी एग्जाम आए उसे आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे लेवल के साथ क्रैक करिए। डिफेंस का कोई भी एग्जाम आपसे अब नहीं छूटना चाहिए। डिफेंस के किसी भी एग्जाम में जहाँ जहाँ फिजिक्स आता हो वहाँ फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे अब गलत नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसी उम्मीद के साथ आप लगातार अपना प्यार बनाते रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए सिग्मा क्लासेज के सभी ऑनलाइन क्लासेज, और ऑफलाइन क्लासेज भी मुखर्जी नगर दिल्ली में स्टार्ट हो गई हैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए। तो आज की क्लास को मैं फिनिश करूंगा एक सुंदर सी लाइन के साथ, कि एक सुंदर सी लाइन आज की इस क्लास में, और उसी के साथ मैं आज की क्लास का करूंगा एंड, कि आंखों में नींद बहुत है, कि आंखों में नींद बहुत है अभी सोना नहीं है, कि भाई आंखों में नींद बहुत है अभी सोना नहीं है। और थोड़ा सा मिस्टेक हुई,
दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। आंखों में नींद बहुत है, अभी सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए आप सिग्मा क्लासेज के साथ और देखते रहिए सारे लाइव सेशंस। जय हिंद सभी को।